अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया से बाहर जाके आप 183 डेज रह लेंगे और उसके बेसिस पे नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी उसमें भी बहाना ढूंढ के आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना देगी और आपकी सारी जो ग्लोबल इनकम है उस पे इंडिया पे टैक्स लगा देगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूं, तो यही सेम चीज फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल के केस में हुआ है। उन्होंने अपने आप को रिलोकेट करा था सिंगापुर एम्प्लॉयमेंट वीजा के बेसिस पे, 183 डेज से ज्यादा बाहर स्पेंड किया था, सारी कंडीशन इनकम टैक्स की फॉलो करी थी, बट स्टिल उनको रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया और करीबन 200 करोड़ का कैपिटल गेन लगाकर टैक्स लगा दिया। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने नॉन रेसिडेंट स्टेटस को मेंटेन कर सकते हो और ग्लोबल इनकम को इंडिया टैक्स से बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था अगस्त 2018 में 16 बिलियन की डील हुई थी। तो देयरफॉर जब ये डील हुई थी तो उसमें बेनिफिट किसका होना था? जो फ्लिपकार्ट के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे और उसमें नाम था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का। तो जब वॉलमार्ट की और फ्लिपकार्ट की डील हुई थी तो अल्टीमेटली वॉलमार्ट को पैसे देने थे। जब उसने ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्वायर करे हैं शेयर तो उसके पैसे किसको देने हैं? उसके शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स जैसे ही वो पैसा लेते और शेयर ट्रांसफर करते तो उन पे इंडिया में कैपिटल गेन लग जाता, और जो ये शेयर ट्रांसफर होने थे वो इंडियन फ्लिपकार्ट कंपनी के नहीं होने थे, वो होने थे होल्डिंग कंपनी के। और होल्डिंग कंपनी कहां थी फ्लिपकार्ट की? वो थी सिंगापुर में। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं इस केस लॉ को डिस्कस करने से पहले कि अगर कोई भी कंपनी सिंगापुर में होती है और कुछ भी शेयर सोल्ड आउट होते हैं तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स 0 होता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी अपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो सिंगापुर में बना देती है और जो ऑपरेशनल बिजनेस होता है वो इंडिया में ही चलता है एज अ सब्सिडी कंपनी। तो क्या हुआ, जब ये डील हुई तो अब बिन्नी बंसल को अपने शेयर बेचने थे और उसके अगेंस्ट उसको पैसा मिलना था। उसने बोला कि भाई अभी मैं अपने शेयर नहीं बेचूंगा, मैं पहले इंडिया से बाहर निकल जाऊं। और बिन्नी बंसल ने नवंबर 2018 में रिजाइन कर दिया था फ्लिपकार्ट से और फरवरी 2019 में उसने सिंगापुर में रिलोकेट कर लिया था। और बिन्नी बंसल ने बहुत ही तरीके से सिंगापुर में रिलोकेशन किया था। जब उसने सिंगापुर में रिलोकेट किया था तो उसने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, X210X टेक्नोलॉजी पीटी लिमिटेड। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी में जैसे उसने एम्प्लॉयमेंट लिया तो उसका एक एम्प्लॉयमेंट वीजा भी इशू हुआ। और एम्प्लॉयमेंट वीजा ही क्यों इशू किया? वो तो इतना बड़ा आदमी है, इन्वेस्टर वीजा क्यों नहीं लिया या पीआर क्यों नहीं ले ली? नहीं, इसका भी मैं एक रीजन आपको आगे जाके बताऊंगा। तो एम्प्लॉयमेंट वीजा लिया उसने, वहां पे अपना रेंटल फ्लैट लिया जहां पे वो रहने वाला था, अपनी फैमिली को भी रिलोकेट किया। जो उसके चिल्ड्रंस थे वो वहां के सिंगापुर के स्कूल्स में पढ़ रहे थे। और तो और बिन्नी बंसल की जो स्पाउस थी उसने भी एम्प्लॉयमेंट लिया सिंगापुर के अंदर, ये दिखाने के लिए कि हम प्रॉपर सिंगापुर में रिलोकेट हो गए हैं अलॉन्ग विद द फैमिली और हमारा प्लान है कि परमानेंटली हम सिंगापुर में ही रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? रिलोकेट करने का क्या मतलब है अगर उनको टैक्स बचाना है? तो देखिए, हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप 4 सालों में पहले 365 दिन इंडिया में रहे हो और करंट ईयर में आप 60 डेज या उससे ज्यादा रहे हो तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे। मींस अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिए गए तो आपकी जो ग्लोबल इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। तो मान के चलिए अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो और आप अपने सिंगापुर के जो शेयर्स हैं उसको बेच रहे हो, तो भाई कंपनी तो बाहर की है और कंपनी के शेयर्स आपने बेचे तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटल गेन है या प्रॉफिट है वो तो बाहर का है। तो इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो आपकी जो ग्लोबल इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो दुबई में हो, सिंगापुर में हो, हांगकांग में हो या किसी भी कंट्री में हो। अब लोग क्या करते हैं, इसको बचाने के चक्कर में वो अपने आप को नॉन रेसिडेंट दिखाते हैं। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा और साथ के साथ करंट ईयर में आपको करीबन 365 दिन में से 305 या 306 दिन उसको बाहर रहना पड़ेगा सेक्शन 6 की कंडीशन को बीट करने के लिए। बट मैं आपको बताऊं उसमें एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 6 के अंदर एक्सप्लेनेशन 1 है जिसमें
ए क्लॉज है। ए क्लॉज में ये लिखा है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट वीजा लेते हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हो तो वो 60 डेज है वो 182 डेज हो जाते हैं। 182 डेज का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंडिया से 182 डेज ज्यादा रहते हो बाहर तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। जहां पे मैंने आपको 305 दिन की कंडीशन बनाई थी वो रिप्लेस होकर 182 डेज हो जाती है। देयरफॉर केवल आपको 182 डेज से ज्यादा बाहर रहना इंडिया और आप अपना स्टेटस नॉन रेसिडेंट कर लोगे। और जैसे ही आपने अपना नॉन रेसिडेंट स्टेटस किया, जो भी आपकी ग्लोबल इनकम है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगी, वो रेस्पेक्टिव कंट्री में टैक्स होगी जहां पे आपने वो कैपिटल गेन या प्रॉफिट या वो इनकम अर्न करी है। तो देयरफॉर अगर आप नॉन रेसिडेंट होते, जैसे कि बिन्नी बंसल इस केस में नॉन रेसिडेंट बने थे बाय स्पेंडिंग 182 डेज और मोर आउटसाइड इंडिया, उन्होंने अपने शेयर बेचे उस साल अपने सिंगापुर कंपनी के और करीबन 290 करोड़ रुपए आए उस शेयर को बेचने के बाद। तो जैसे 290 करोड़ जो आए हैं उसके अगेंस्ट जो भी उनका कैपिटल गेन था वो जो क्लेम कर रहे थे 162 करोड़ कैपिटल गेन क्लेम कर रहे थे और इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा था नहीं ये 190 करोड़ का करीबन कैपिटल गेन है। वो तो एक अलग बात है कि 162 करोड़ एक्चुअल कैपिटल गेन है या 190 करोड़ है, बट पॉइंट ये है कि 290 करोड़ का जो पैसा आया वो इंडिया में टैक्स होगा या सिंगापुर में टैक्स होगा। तो देखिए जब सिंगापुर में वो पैसा आया तो देयरफॉर सिंगापुर में टैक्स होना चाहिए अगर आप नॉन रेसिडेंट हो। और सिंगापुर का लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई भी शेयर सोल्ड किया सिंगापुर कंपनी का तो उस कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो बिन्नी बंसल की यही प्लानिंग थी कि मैं नॉन रेसिडेंट हो जाऊंगा इंडिया का और मैं सिंगापुर में अपने शेयर सोल्ड आउट करूंगा और जो भी 290 करोड़ की जो डील हुई है जो मुझे पैसा मिलना है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को यह मंजूर नहीं था। क्यों, अब मैं बताता हूं। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार बिन्नी बंसल 183 डेज या उससे ज्यादा बाहर रहा, वो कंडीशन पूरी कर दी, एम्प्लॉयमेंट वीजा भी लिया वो भी कंडीशन पूरी कर दी, उसको सैलरी भी मिल रही थी वहां पर ये भी कंडीशन पूरी कर दी, उसकी फैमिली वहां रिलोकेट हो गई उसके साथ ये भी एक दर्शाता है कि वो एक परमानेंट रेसिडेंसी के लिए किया था, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर जो भी लिखा है वो सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। स्टिल इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी क्यों नहीं मानी? उसने बोला कि भाई हम इसके बियॉन्ड एक टेस्ट अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, आपने ऑन पेपर तो सारी कंडीशन पूरी कर ली, क्या आपका सब्सटेंस भी यही बोलता कि आप एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे? तो उन्होंने 3 टेस्ट किए और देखा कि भाई कि क्या वो एक्चुअली में वो जेन्युइनली रिलोकेट हुए हैं इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए क्या नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने जो टेस्ट किया वो करा परमानेंट होम टेस्ट। क्या उन्होंने सिंगापुर में एक एक्चुअली एक परमानेंट हाउस लिया है? वो सिंगापुर में जो रह रहे थे वो रेंटल हाउस में रह रहे थे और मेन तो उनके जो भी एसेट थे मूवेबल प्रॉपर्टी वो इंडिया के अंदर ही थी। गुड़गांव में उनका एक लैंड था और बैंगलोर में भी उनका एक अपार्टमेंट था और कोरमंगलम में भी उनका एक हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो देयरफॉर जो उनका परमानेंट होम टेस्ट था वो फुलफिल नहीं हो रहा था, वो पास नहीं हुआ था, क्योंकि उनके जितने भी परमानेंट हाउस थे या उनकी फ्यूचर की प्लानिंग थी वो इंडिया में दिख रही थी ना कि सिंगापुर में। सिंगापुर में तो वो केवल रेंटल हाउस में रह रहे थे। अब जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी? दूसरी कंडीशन थी सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट टेस्ट। ये क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि जो नॉन रेसिडेंट बनने के लिए बाहर गया है उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहां पर है, उसके जो भी बिजनेसेस हैं जहां पे उसका इंटरेस्ट है, जहां पे वो फ्यूचर में अपना पैसा कमाना चाहता है या जो भी उसका जहां से मनी आ रहा है वो एक्चुअली किस कंट्री से आ रहा है, तो वो भी इंडिया से ही आ रहा था। उनका सबसे ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ है? वो है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। उन्होंने स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रखी है, देयरफॉर उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंडियन स्टार्टअप्स में है, देयरफॉर इंडियन लैंड में है। दूसरा जो इनका जो मेन फ्लिपकार्ट का ऑपरेशन था वो कहां था? वो भी इंडिया में था। तो देयरफॉर उनका जो एक वाइटल इंटरेस्ट टेस्ट था उसमें भी वो फेल हो गए और इससे पता चला कि ये इनका जो इंटरेस्ट इंडिया में ही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके सिंगापुर में ही चले गए। तीसरा टेस्ट था हैबिचुअल अवॉर्ड एंड नेशनैलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले देखा गया कि भाई नेशनैलिटी कहाँ की है, वो तो इंडिया की है। दूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में वो कहाँ रहे हैं? इंडिया में रहे हैं। तो यानी कि जो पास्ट उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो सारा का सारा इंडिया डोमिनेटेड था। तो तीसरा टेस्ट भी फेल हो गया फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट पर्सपेक्टिव। तीनों टेस्ट में वो फेल हो गए थे और इससे इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने फाइनलाइज किया कि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो
आप पे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी लगेगा, ना कि आपको एक्सप्लेनेशन 1A का बेनिफिट मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 1A का बेनिफिट मैं आपको बता ही चुका हूं, जहां पे वो 60 डेज की कंडीशन है वो 182 डेज हो जाती है। आपको डिटेल में समझना है कैसे आप नॉन रेसिडेंट बन सकते हो, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस बेसिस पे करीबन 197 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना दिया, जो भी उन्होंने शेयर सोल्ड किए थे फ्लिपकार्ट सिंगापुर कंपनी के। तो मोटा मोटा इस केस लॉ से क्या सीख मिलती है? देखो, आपको कंडीशन सेक्शन 6 की पूरी करनी है। आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपको 183 डेज पूरा करोगे, वो पहली कंडीशन है, आपको पूरी करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ करना है और ये दिखाना है कि आप हमेशा के लिए बाहर जा रहे हो। और इसमें एक चीज और बोली थी केस लॉ में जो मुझे खटक रही है, उन्होंने बोला था कि भाई ये जो एक्सप्लेनेशन 1A का बेनिफिट है ये उसको मिलता है जो एग्जिस्टिंग नॉन रेसिडेंट है, जो फर्स्ट टाइम नॉन रेसिडेंट बनने जा रहा है उसको नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा व्यू डिफर करता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1A स्टार्ट ही ऐसे ही होता है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया, मींस कि भाई आप इंडिया छोड़ रहे हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये जो कंडीशन है और ये जो बेनिफिट है केवल उनको ही मिलेगा जो एग्जिस्टिंग एनआरआई है? भाई जो एनआरआई है ऑलरेडी वो तो लीव कर चुका है पहले ही, अब कोई लीव करना चाह रहा है उसके लिए क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पे मैं डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये केस चैलेंज होगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और बिन्नी बंसल के फेवर में केस आएगा ही आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बिन्नी बंसल ने सारी कंडीशन पूरी करी सेक्शन 6 की, स्टिल इनकम टैक्स अथॉरिटी ने पकड़ लिया, तो भाई इसका फिर और क्या इलाज है? तो देखिए, सबसे इजी और सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आपको कुछ भी बिजनेस करना है तो आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाओ टैक्स हेवन कंट्री में, जो कि हो सकता है दुबई, सिंगापुर या हांगकांग। वहां से आप बिजनेस करो और जो भी इनकम होगी उस कंट्री की मानी जाएगी, ना कि आपकी। अगर आपको किसी भी टैक्स हेवन कंट्री में अपना कंपनी सेटअप करना है अपने बिजनेस के लिए या अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, हम आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे। तो अगर आपको ऐसे ही और भी इंसाइट्स चाहिए तो मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बनाई है जहां पे मैं टैक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूं। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपको फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल का ये केस लॉ पूरा पढ़ना है जो कि 189 पेज का है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपका कोई भी डाउट है कि कैसे आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो टैक्स बचाने के लिए, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।